हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू फिजिक्स फैमिलियर। सो नो ड्रामा, नो टाइम वेस्ट, ओनली फिजिक्स टेक। तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम कर रहे थे, जिसमें हम अति लघुराते प्रश्न कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है ना, जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है ना, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके मध्य बल ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। इन्होंने बोला दो छोटे आवेशित गोले, इसका मतलब इन दोनों छोटे आवेशित गोलों को आप क्या मान सकते हो, बिंदु आवेश मान सकते हो। ठीक है ना। एक पे कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे पे कितना है बच्चों, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इसका मतलब ये हो गया कि एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और इनके बीच दूरी कितनी ली है इन्होंने, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, और कूलाम बल वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। बाकी तो सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से दिया हुआ, आराम से कर सकते हो इजीली। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको कूलाम के नियमानुसार अगर कूलाम बल का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो शायद इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं पाएंगे, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आपने फॉर्मूला लगा दिया, F = K Q1 Q2/R²। के का मान हमें पता ही है, 1/4π, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान आपको पता दिया हुआ, ये 2 × 10⁻⁷ यहाँ रख लिया। Q2 का मान आपको दिया हुआ, यहाँ रख लिया। अब आता है R का मान। ध्यान रखना, R का मान बच्चों सेंटीमीटर में दिया है, उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो देखो जैसे ही आपने 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो कितना हो गया, 0.3 मीटर। और 0.3 मीटर का नीचे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.09। जैसे ही आप पूरे इस पूरे टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बच्चों। और दोनों आवेश समान प्रकृति के, इसलिए बल कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का रहेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकुलाम एंड -20 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो समान धातु के गोले दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इन दोनों को स्पर्श करवाएंगे, तो देखो बच्चों टोटल जो कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा, 10 - 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10 माइक्रोकुलाम। पहली चीज तो ये पता लगी। सर जैसे ही आप इन दोनों को संपर्क में लाओगे, तो कुल आवेश कितना हो गया इस संयोजन का, -10 माइक्रोकुलाम। अब जैसे ही उनको अलग अलग करेंगे, तो आवेश दोनों पे क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, बट जाएगा, -5 माइक्रोकुलाम। और दूसरे पे भी कितना हो जाएगा बच्चों, -5 माइक्रोकुलाम। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। जैसे ही आप उनको संपर्क में लाओगे और संपर्क में लाके दोबारा उनको अलग अलग करोगे, तो आवेश दोनों पे क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना। ठीक है। तो देखो हमारे पास में यहाँ क्या होने वाला है, सर पहले बल कितना था, तो पहले बल आप फॉर्मूला निकालो कैसे, F = K Q1 Q2/R²। के को अभी ऐसे कैसे रहने दिया, फिर आप मान रख भी सकते हो, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम कितना होता है, 10 × 10⁻⁻⁶। दूसरा आवेश कितना है, -20 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ रख देंगे -20 × 10⁻⁶। दूरी आपकी फिक्स है, सर्टेन दूरी है, फिक्स दूरी है, तो उसको आर को आप R² ही रहने दो। जैसे हम इस पूरे को सोल्व करें, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, -2 × 10⁻⁻10/R²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है। माइनस साइन आप चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बल होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, परिमाण होता है। अब जो दूसरा बल आएगा वो कैसा आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि जो दूसरा बल है वो कैसे निकाल रहे हैं हम। सर जैसे ही आप इन दोनों को संपर्क में लाके अलग अलग रखते हो, तो दोनों पे आवेश कितना हो जाता है, आधा आधा। और वो कितना आया था, -5 माइक्रोकुलाम इंटू -5 माइक्रोकुलाम। तो उससे जैसे ही आप फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपके पास में जो सॉल्यूशन है ना, वो कुछ इस तरह से होएगा। देखो जैसे इस तरह आप इन दोनों को संपर्क में करवाते हो, तो हमारे पास में प्रत्येक पे आवेश कितना हो गया, प्रत्येक गोले के ऊपर -5 माइक्रोकुलाम। तो हम जैसे ही एफ डैश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, के, क्यू का मान भी वही, Q2 का मान भी वही, बटे R²। और हमारे पास में बल कितना आ गया, ये आ गया। अब हम दोनों बलों का अनुपात देखते हैं। देखिए
तो पहले वाला बल बटे बाद वाला बल। जैसे हम इन दोनों अनुपातों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, -8:1। -8:1। इसका मतलब बच्चों क्या बात समझ में आ रही है कि सर पहले वाला जो बल था ना वो तो आकर्षण प्रकृति का है, और जो बाद वाला बल है ना वो आपका क्या है, प्रतिकर्षण प्रकृति का है। कैसे पता लगाया? देखो बच्चों, पहले जो हमारे आवेश थे वो क्या थे, विपरीत प्रकृति के थे। एक धनावेश था, एक ऋणावेश था। लेकिन जैसे ही हमने उनको संपर्क करा के अलग-अलग किया तो दोनों आवेश -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम हो गए थे। तो जैसे ही उन दोनों गोलों के बीच बल लगेगा तो वो किस टाइप का लगेगा अब? विपरीत वो आपका प्रतिकर्षण प्रकृति का लगेगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हो गए, दोनों गोले क्या हो गए, समान प्रकृति के हो गए। और जो दोनों बल आए हैं आपके, पहले वाला बल और बाद वाला बल, उनका अनुपात कितना आया है, -8:1। ठीक है बच्चों, तो ये अनुपात हमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। देखो स्क्रीन हम क्या कर देते हैं, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज नजर आ रहा होगा, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ भुजा ए क्वेश्चन में बोली है, बोला गया है कि इसके शीर्ष ए और बी के ऊपर है ना आपने क्यू आवेश रखा है, मतलब समान परिमाण का आवेश रखा है Q और Q। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु C के ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है या परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु C पर। तो सिंपल सा है, बिंदु C के ऊपर कितने विद्युत क्षेत्र आएंगे, 2 विद्युत क्षेत्र आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों एक तो आएगा A पर स्थित विद्युत क्षेत्र के कारण, एक आएगा B पर स्थित विद्युत क्षेत्र के कारण, और दोनों की दिशाएं किधर होगी आपको पता ही है, सर त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर होती है। धनावेश के कारण किधर होती है विद्युत क्षेत्र दिशा, त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो हम आंसर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको देखो इस C बिंदु के ऊपर नजर आ रहा होगा, इस ए की वजह से, इस ए के ऊपर जो आवेश है ना उसके कारण देखो विद्युत क्षेत्रता इधर नजर आ रही होगी, बी के कारण विद्युत क्षेत्रता इधर नजर आ रही होगी। पहले आप देख लो स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ई ए एंड ई बी। ठीक है, ई और ई बी दोनों का परिमाण बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? देखो बच्चों, ये भी क्यू आवेश, ये भी क्यू आवेश, ये भी दूरी ए, ये भी दूरी ए। इसका मतलब सर दोनों आवेश है ना बिंदु सी से बराबर दूरी पर है और दोनों का परिमाण भी क्यू क्यू है। तो हमें पता है ना एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों पता है ना आपको, एकल बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे दूरी कितनी है, ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ई ए और ई बी का जो परिमाण है ना वो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों का परिमाण बराबर रहेगा। अब आपने 11th में एक अच्छी चीज़ पढ़ी होगी, जब दो सदिश किसी कोण थीटा पर काम करते हैं, तो यहाँ पे दो सदिश हमारे पास में कौन कौन से हैं, E1 और E2। आपको पता है ना विद्युत क्षेत्रता एक सदिश राशि है। जब ये दोनों थीटा कोण पे काम करते हैं तो इनका परिणामी हमेशा इनके कटान बिंदु से निकलता है। किसके नियम से? सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। आपको पता लग गया होगा। अब जो ये परिणामी आता है इसको हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको पता होगा। पहले वाले का परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले का परिमाण इंटू दूसरे वाले का परिमाण इंटू कोस थीटा। पता है ना, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमारे पास में दो सदिश कौन कौन से हो गए, ई ए और ई बी, जो कि किस दिशा में लग रहे हैं, ऐसे। ये ई ए ई बी, ये हमारा इधर ई बी था और ये हमारा ये था। तो इनका परिणामी कुछ इस दिशा में निकलेगा। अब सर इन दोनों के बीच कोण कितना होएगा, तो देखो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, समबाहु त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला देखो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, ये 60 डिग्री है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब जब आपको कोण पता लग गया तो सर फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जब दो सदिश किसी थीटा कोण पे काम करते हैं तो उनका परिणामी किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले से। तो अब आपको ये भी पता है कि ई और ई बी बराबर हैं, तो दोनों में से किसी ए को, ई ए को या तो ई बी मान लो या ई बी को ई ए मान लो। तो देखो यहाँ इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, ई बी की जगह भी ई ए रख दिया, ई बी की जगह भी ई ए रख दिया, और कोस 60 का मान कितना हो गया, 1/2। जैसे हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, √3 ई ए।
कितना आ रहा है बच्चों, √3 EA। अब ई और ई बी का मान तो बराबर ही है, वो कितना है, KQ/R²। तो यहाँ ई ए की जगह हम क्या रख देंगे, KQ/R², और हमारा आंसर क्या हो गया, के की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4πε0 √3Q/A²। इसका मतलब बिंदु सी या शीर्ष सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई बच्चों हमारे पास में, के √3Q/A², और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है ये, और डाला हुआ है ये, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे जितनी भी आपकी जो बुक अभी छप के आई है, बुक आपकी जो छपी है, उसमें ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो पिछले साल जो आईआईटी जेईई मेंस नीट में जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी डाले हुए हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन थोड़ी हम बड़ी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 घनत्व के द्रव्य में लटकाया जाता है, तब भी वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब द्रव का परावर्तन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है, दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरी से लटकाया गया। देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ क्या लिया, एक डोरी ये नजर आ रही होगी आपको, एक डोरी ये नजर आ रही होगी, एक गोला यहाँ लगाया है, एक गोला यहाँ लगाया है। डायग्राम पहले अच्छे से देख लो इस तरह। लंबाई आपकी डोरियों की दोनों लंबाई क्या है, बराबर है, और एक गोला यहाँ लगाए, एक गोला यहाँ लगाए, दोनों गोले क्या है आपके बराबर है। देखा ना, ऊपर के समय देख लो, दो समान आवेशित, और ये आवेशित गोले हैं, और डोरी के बीच में जो कोण है ना, ये पूरा कोण, ये बच्चों कितना है, 30 डिग्री। ये पूरा कोण आपको नजर आ रहा होगा, दोनों डोरियों के बीच कितना है, 30 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने इस पूरे सिस्टम को किसी द्रव के अंदर डुबो दिया, जिसका घनत्व भी हमें क्या है दिया हुआ है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और गोले का घनत्व भी दिया हुआ है अपने को, गोले का घनत्व है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे ही इस पूरे सिस्टम को, इन दोनों गोलों को रस्सी समेत किसी द्रव में डुबोते हैं, तो ये कहा गया है कि कोण अभी भी वही रहना चाहिए, 30 डिग्री। कोण क्या होना चाहिए, अभी भी वही 30 डिग्री होना चाहिए। तो आपने जिस द्रव में डुबोया है ना, उस द्रव का परावर्तन कितना है, बस ये बात पूछी है इन्होंने, ये बात बोली है। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि किसी वस्तु के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं, और यहाँ पे संतुलन की अवस्था दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो डोरी की 30 डिग्री कोण है वो बदल नहीं रहा। इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम है ना, वो क्या है, आपका संतुलन की अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। तो देखो बच्चों, आपके प्रत्येक गोले के ऊपर है ना, 3 बल काम करेंगे। कितने, 3 बल काम कर रहे हैं प्रत्येक गोले पे, कितना काम बल काम कर रहे हैं, 3 बल। तो हम क्या करते हैं, मानना है कि दोनों गोले हैं, दोनों गोलों का द्रव्यमान हम कितना मान लेते हैं, एम एम मान लेते हैं। इसका भी द्रव्यमान एम मान लेते हैं, इसका भी द्रव्यमान एम मान लेते हैं। इस पे भी आवेश क्यू मान लेते हैं, इस पे भी आवेश क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब वो 3 बल कौन कौन से वो देख लो बच्चों। एक तो गोले पे नीचे की तरफ लगेगा भार बल, उसका mg, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ये बी बिंदु पे उपस्थित आवेश क्यू आवेश पे बल लगाएगा बाहर की तरफ, ठीक है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ। और एक आपको पता है ना बच्चों, रस्सी या धागे में ना तनाव बल भी लगता है, ये हो गया आपका टी, टेंशन, ठीक है ना, 3 बल हो गए। अब आपको पता है साम्य अवस्था में तो सर ये तीनों बलों का परिणामी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब तीनों बलों का परिणामी जीरो है, तभी आपका बिंदु ए पर इस जो गोला है ना वो साम्य अवस्था में है। तो अब संतुलन कैसे लेके आए, एम जी को कौन संतुलित करेगा, इसको कौन संतुलित करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तनाव बल है इसके 2 घटक लेंगे, लंबवत 2 घटक लेंगे, और वो लंबवत 2 घटकों में से एक घटक तो है ना इस एफ को संतुलित करेगा, और एक घटक है ना इस एम जी को संतुलित करेगा। और वो 2 घटक कौन कौन से, देखो आपको यहाँ चित्र के अंदर नजर आ रहा होगा ये लाइन, ठीक है बच्चों। ये टोटल जो 30 डिग्री कोण था ना, यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींच ली, ये दूरी r/2 कर ली, ये दूरी भी r/2 कर ली। ये टोटल 30 डिग्री कोण था, तो आधा आधा 15 15 हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, डॉट 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 करते हुए बीच में एक लाइन बनाइए, तो ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री। अब आपको एक जेड शेप नजर आ रही होगी, देखो इस तरह से, ये जेड शेप। जब ये थीटा है तो बच्चों ये भी तो थीटा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब सर ये कोण 15 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना रहेगा, 15 डिग्री। अब देखो बच्चों, इस तनाव बल के 2 घटक ले लेते हैं हम। ये थीटा के साथ वाला घटक तो क्या हो गया, टी कोस थीटा,
और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। आई थिंक घटक समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये जो आपका तनाव बल इस तरह से है, तो इस तनाव बल के साथ ये वाला घटक तो जाएगा आपका क्या, टी कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब देखो टी कोस थीटा के जस्ट नीचे क्या लग रहा है, एम जी, तो टी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। और टी साइन थीटा आपका इस दिशा में लग रहा है, तो इसको कौन संतुलित कर रहा है, यह आपका एफ संतुलित कर रहा है। तो एफ के बराबर तो हम पुट कर देंगे टी साइन थीटा, और एम जी के बराबर हम किसको पुट कर देंगे, टी कोस थीटा को। तो देखो आप आगे आ जाओ इधर स्क्रीन के ऊपर, ये देखो जैसे हम इन बलों को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटकों में विभाजित करते हैं, तो हमारे पास में क्या हो गया, टी कोस थीटा बराबर तो क्या हो गया, एम जी, और टी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एफ। एफ का मान आपको निकालना चाहिए कूलाम बल से। एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, क्यू और क्यू दोनों गोलों पे बराबर था, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन जो दो है और जो इक्वेशन फर्स्ट है, दो में पहले का भाग दे देंगे, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर। तो देखो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, थीटा का मान तो 15 डिग्री था ही, और एफ बटे एम जी, एफ का मान कितना है, ये रहा, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एम जी, 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बटे एम जी। तो ये हमारे पास में मेन इक्वेशन आ गई है, हमारे पास ये मेन समीकरण आ गया। अब क्या आ गया है कि जैसे ही आप पूरे इस निकाय को, दोनों गोलों के निकाय को जब हम पानी में डुबोते हैं, तो कहा कि अभी भी कोण वही रहना चाहिए, अभी भी कोण वही रहना चाहिए। अब जब कोण वही रहना चाहिए, तो बच्चों देखो अब दोबारा से हम समीकरण बनाएंगे, तो वापिस वो का वही आएगा अपने पास में, समीकरण हमारे पास में वापिस वो का वही आएगा। तो समीकरण अगेन हम ऐसे कैसे दोबारा से क्या लिखेंगे, टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सनोट इंटू एप्सनर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो बल है बच्चों, दोनों बिंदु है उसके बीच जो बल है ना, वो इस बार एप्सनोट के साथ क्या जुड़ जाएगा, एप्सन आर, क्योंकि इस बार दोनों गोलों के बीच माध्यम निर्वात नहीं है, इस बार कोई आपने पराविद्युत माध्यम भरा है। और जब भी हम पराविद्युत माध्यम भरते हैं, तो आपको पता है बल कितना हो जाता है, पहले का 1/एप्सनर गुना हो जाता है। बल पहले का कितना हो जाता है, 1/एप्सनर गुना हो जाता है। तो देखो दूसरी इक्वेशन है ना, वो हम किस तरह से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि सर दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी, और एम जी की जगह क्या हो जाएगा, एम जी डैश। इस बार बाहर एम जी नहीं रहेगा, क्योंकि हम पानी में डुबो रहे हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, एम जी डैश। ध्यान रखना द्रव्यमान तो वो का भी होता है, लेकिन इसका त्वरण बदल जाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी बाल्टी को जब ऐसे हाथ में उठाते तो वजन कुछ अलग होता है, जैसे हम उसको पानी में डुबाने की कोशिश करते तो वो हल्की महसूस होती है। क्यों, क्योंकि गुरुत्व त्वरण बदल जाता है। तो यहाँ पर वही देखो इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन की तुलना करें, तो देखो बच्चों हमें तुलना करने पे क्या मिल रहा है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हम तुलना करें सर 10 15 उधर भी था राइट हैंड साइड में, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों बराबर हो गए। देखो इक्वेशन ये रही फर्स्ट, और ये रही इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब सर बायां पक्ष और बायां पक्ष तो वैसे बराबर, इसका मतलब दायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। तो दायां पक्ष में बराबर क्या, देखो 1/4 1/4 कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एम से एम कट गया। इसका मतलब सर यहाँ पे जो जी है, वो यहाँ का मान कितना है, वो है एप्सन आर इंटू जी डैश। जैसे हम समीकरण एक व दो की तुलना करते हैं, तो हमारे पास में आ रहा है जी बराबर आ रहा है एप्सन आर इंटू जी डैश, एप्सन आर इंटू जी डैश। और जो जी डैश होता है ना बच्चों, वो तो आपको याद ही रखना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये 11th में भी है। उत्प्लावन वाला जो बल है ना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा ये समीकरण, कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है जब आप किसी द्रव में नहीं डुबोते, तब गुरुत्वीय त्वरण कितना था, जी 1 माइनस किसका घनत्व, उस द्रव का घनत्व जिसमें आपने किसी ठोस को डुबोया है, और बटे उस ठोस का घनत्व जिसको आपने डुबोया है। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला अच्छी तरह से रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस घनत्व किसका, उस द्रव का जिसमें आपने किसी पदार्थ को डुबाया है, और बटे किसका घनत्व, उस ठोस पदार्थ का घनत्व जिसे आपने डुबोया है। ये बच्चों ध्यान रखना जी डेस का फॉर्मूला है। इसका मतलब हमारे पास में जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू जी डेस। जैसे हम जी डेस का फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पे जी डेस का मान रखते हैं, यहाँ पे देखो जी 1 माइनस डी द्रव बटे डी डो, तो यहाँ से जी से हमारा जी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में एप्सन आर का मान कितना आ जाएगा,
1/1 - द्रव बटे डी ठोस। और जैसे इसका एलसीएम लेके हम करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला जाता है घनत्व ठोस का बटे घनत्व ठोस का माइनस घनत्व द्रव का। अब हमें घनत्व तो दी हुई है, ठोस का घनत्व कितना दिया था 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और द्रव का घनत्व कितना दिया था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है 2। इसका मतलब उस द्रव का परावर्तनांक कितना है बच्चों 2 है, जिसमें आपने इस पूरे निकाय को डुबोया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है बच्चों वो यही है, ये 3-4 जो लाइन है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो डायरेक्ट चाहते तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते थे, जैसे जब भी हम किसी चीज़ को डुबोते हैं और वो साम्य अवस्था में रहता है, कोण वगैरह नहीं बदलता है, तो आप एप्सिलॉन आर बराबर डायरेक्ट लगा सकते हो 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.8, मतलब ठोस का घनत्व बटे ठोस का घनत्व माइनस द्रव का घनत्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है और परस्पर एफ बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या दिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है और इसी को बुक में डाला हुआ है। देखो बच्चों क्या दिए, 3 समरूप गोले लिए। पहले जो बल की बात कर रहा है ना वो कर रहा है बी और सी के बीच, 2 गोले थे हमारे पास में बी और सी के बीच, उनके बीच कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल एफ लग रहा था, मान लिया ऐसे कहा इन्होंने। ठीक है ना, इस पे भी आवेश क्यों लगा देते हैं, इस पे भी क्यों आवेश रख देते हैं, माना कि दोनों का आवेश बराबर, क्योंकि समरूप बोला है ना उन्होंने, तो समान रूप से आवेशित है। अब क्या कहा जा रहा है कि तीसरा गोला है हमारे पास में जो कि क्या है अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित है, और वो उसी धातु का बना हुआ है और बी और सी के आकार का ये मान लो हमारे पास में एक तीसरा गोला आ गया, इसको मैं ए नाम देता हूँ मान लो। तो कहा गया कि पहले हम बी के संपर्क में लाएंगे, पहले क्या लाएंगे बच्चों बी के संपर्क में, ये अनावेशित है, ध्यान रखना बच्चों ये गोला क्या है अनावेशित। जैसे हम लाएंगे तो ए प्लस बी पे आवेश कितना हो जाएगा, मिला के अभी भी क्यू रहेगा, क्योंकि इस पे तो कोई आवेश था ही नहीं, अभी भी क्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको अलग करते हैं तो ध्यान रखना बच्चों आवेश क्या हो जाता है आधा आधा हो जाता है। इसका मतलब बी पे आवेश कितना रह गया Q/2, बी पे आवेश कितना रह गया Q/2, और Q/2 आवेश कौन ले गया, तीसरा अनावेशित गोला जो था ना वो ले गया सी के ऊपर। अब जैसे हम सी के पास लेके जाएंगे जिस पे आवेश कितना था Q, जैसे इस पे लेके आएंगे तो टोटल आवेश कितना हो गया बच्चों, जोड़ो देखो कितना आ रहा है आपके पास में 3/2 Q, 3/2 Q, ये इतना आवेश हो गया पूरे निकाय का। अब जैसे हम सी को फिर वापस अलग करेंगे तो इसका भी आधा आधा बढ़ जाएगा, सी फिर इसका आधा क्या हो जाएगा ले जाएगा, तो इसका आधा कितना हो गया 3/4 Q। इसका मतलब हमारे पास में फाइनली क्या हो गया, बी के ऊपर तो आवेश रह गया सर Q/2 और सी के ऊपर आवेश हो गया 3/4 Q। अब इनके ऊपर बल निकालना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और क्या है। ठीक है ना, तो पहले तो बल कितना था Q²/R² था, किस किस के बीच, बी और सी के बीच। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, तीसरा आवेश सी पहले बी के साथ संपर्क में लाए, फिर उसको हटा के फिर सी के पास संपर्क में लेके गए, फिर परमानेंटली क्या कर दिया उसको अलग कर दिया। तो हमने क्या देखा कि बी पे आवेश रह गया Q/2 और सी पे आवेश रह गया 3Q/4। तो जैसे आप के का मान, तो के तो इधर भी है, के यहाँ पर भी लगेगा, Q² यहाँ पर भी आएगा। तो देखो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, आप ये देखो एक्स्ट्रा पद क्या है, एक्स्ट्रा पद है सर 3/8, एक्स्ट्रा पद क्या है 3/8। इसका मतलब पहला बल हमारे पास में अगर एफ था तो बाद वाला बल क्या हो जाएगा 3/8 एफ हो जाएगा, मतलब पहले वाले बल का 3/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, जैसे जैसे सिस्टम ढंग से पहला पद ये हो गया, पहले बी के साथ संपर्क कराएंगे तो देखो यहाँ पे Q/B/2 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, उस गोले डी को क्या करेंगे हम, इस यहाँ पे गोला डी माना है, मैंने गोला ए माना था। ठीक है, सी के साथ संपर्क करवा के जैसे लेके आएंगे तो दोनों पे अभी क्या हो जाएगा हमारे पास में Q/B/Q था ही पहले हमें पता ही था, लेकिन जो आपका सी और बी है दोनों को मिला के कितना हो गया QC प्लस Q/B/2। अब जैसे हम इनको अलग अलग करेंगे तो देखो आप खुद देख लो बच्चों आवेश कितना हो गया 3/4 QB, 3/4 QB, किस किस पे, डी और सी पे। तो देखो सी पर हमारे पास में ये आएगा 3/4 QB,
और बी पे कितना था संपर्क कराने के बाद में Q/2। तो जैसे ही हम इन दोनों की विस्पन निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया K/2 इंटू 3/4 QB बटे R²। तो देखो आंसर कितना आ रहा है 3/8 F आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस लॉजिक से समझना और धीरे धीरे इसको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन है ना जो आंकिक प्रश्न सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वृत्त के कोनों पर रखें। वृत्त के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करनी है। देखो बच्चों यहाँ क्या दिया है, बिंदु जो हमारे पास में क्या क्या है, A B C और D, ये बिंदु दिए वृत्त के। इन पे जो आवेश है ना देखो आपको चित्र में दिए ना उसी प्रकार से रखना है। सी पे -Q, डी पे +Q, बी पे +2Q, ए पे -2Q, और जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है कि सर उसने केंद्र बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पूछी है। केंद्र बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। देखो बच्चों यहाँ पर 4 आवेश है, चारों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखनी है। देखो बी के कारण दिशा इस दिशा में, डी के कारण दिशा इस दिशा में, क्यू के कारण बच्चों दिशा इस दिशा में, ए के कारण दिशा इस दिशा में। ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों अपने को, दिशाएं बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने दिशाएं बनाई खुद देख लो। सर हमारे पास में +2Q, इसके कारण दिशा बाहर की तरफ, ये देखो EB। क्यू के कारण यहाँ पे जो -Q है सी पर, उसके कारण दिशा देखो इधर है। सभी दिशाएं मेंस ना आप इनको देख सकते हो, EC, ED, EA, EB। EB किसके कारण है, बी के कारण जो कि यहाँ पर है। EC ये रही यहाँ पे, EC किसके कारण, इसके कारण जो कि C के खुद अंदर की तरफ, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है। E भी खुद ऋणात्मक है तो इसके कारण भी इस दिशा में। आपका D पर जो है वो धनावेश है इसलिए बाहर की तरफ ED। तो 4 हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई जो यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको। अब देखो हमें क्या करना है, सर प्रत्येक बिंदु आवेश से बिंदु O की दूरी क्या है, बराबर है। अब वो दूरी कितनी होगी आपको पता है। टोटल जो विकिरण होता है वो क्या होता है, भुजा का √2 गुना होता है। पहली चीज़ तो अपने को ये पता है कि सर वर्ग का जो विकिरण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। तो ये तो विकिरण का भी आधा है। प्रत्येक आवेशों की केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है, आधी। तो जैसे हम इसका बटे 2 करते तो क्या आ रहा है, A/√2। प्रत्येक आवेश की केंद्र बिंदु से दूरी कितनी आ गई, A/√2। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दूरी निकाल रखी है A/√2। ठीक है, अब सभी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं हम। सर -Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, 2Q आवेश के कारण, -2Q आवेश के कारण। तो आप जैसे ही इन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालोगे, देखो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हो गया। सर आपने क्या देखा, ये -Q है, ये +Q है, ये +2Q है, ये -2Q है। इसके कारण और इसके कारण C पर जो आवेश है और D पर जो आवेश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगी ना वो आधी रहेगी B के कारण और A के कारण, क्योंकि ये आवेश क्या है, दो गुने हैं बच्चों। B पर और A पर जो उपस्थित आवेश है वो दो गुने हैं। इसका मतलब EB एक तो, और एक हमारे पास में EA, ये दोनों क्या रहेगी, दुगुनी रहेगी किससे, EC से और ED से। अब जब दुगुनी हो गई तो आपको पता लगे ना बच्चों, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। ठीक है ना, दोनों विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब इनका परिणामी किधर आएगा, EB की दिशा में आएगा। और कितना आएगा, उस दो गुने में से एक गुना कम कर दो। ऐसे ही आपका इस C आवेश के कारण और A आवेश के कारण परिणामी किधर होएगा, आपका A वाले की तरफ होएगा। इसका मतलब दो ही विद्युत क्षेत्र बचेगी अपने पास में, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में। फिर इनका परिणामी अपने को निकालना आता ही है। ये कोण जो बीच का कोण है, बस इस कोण को पता करना है कि वो कोण कितना, वो कोण 45 डिग्री आपको पता ही है। आपका जो विकिरण होते हैं दोनों विकिरण वर्ग के, वो क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, बाकी अगर सॉल्यूशन पूरा देखना है तो देखो मैं आगे आपको सॉल्यूशन बता ही देता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे -2Q +2Q के कारण आपको क्या निकाल रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखी है। तो 2Q के कारण यहाँ पे देखो ये रहा +2Q के कारण, -2Q के कारण भी वो की वही रहेगी, बस खाली दिशा चेंज होती है, बाकी तो परिमाण वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे 2E हो गया। E किस किस के कारण है, -Q और +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र उसको EE मान लो आप। ठीक है ना, जो कि किधर किधर है, देखो एक तो ये रही और एक ये रही बाहर। C के कारण तो अंदर की तरफ और D वाले कारण बाहर की तरफ। ठीक है ना, और जो आपका बी वाला और सी वाला इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितनी डबल डबल हो गई। अब देखो विपरीत विपरीत वाला जो विद्युत क्षेत्र है उनको आपस में घटा लो, 2E और E को जैसे घटाओगे तो E इस दिशा में आ गई। ठीक है ना, इधर भी देखो 2E और E में से घटाओगे तो E इस दिशा में आ गई। इसका मतलब केवल दो ही विद्युत क्षेत्र बची, एक तो E इधर बच गई
और एक ई इधर बच गई, ठीक है। अब इनका परिणाम ये हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, और वो फॉर्मूला आपको बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2e1 e2 कोस 90, ठीक है ना। तो हाँ सॉरी, यहाँ पे 45 नहीं है, 90 डिग्री कौन होएगा, ठीक है ना। 9 डिग्री के ऊपर काटती है ना, लमसम से बोला है ना अभी, तो यहाँ पे 9 डिग्री। कोस 90 का मान 0 हो गया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, √2e, और ई का मान तो हमने निकाला था, प्लस क्यू या माइनस क्यू, इसके दूसरी तो कितनी थी, KQ/A/√2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से करके हम जब पूरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, 9√2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमारा आंसर सोल्व जाता है, और फाइनल जो हमारा आंसर रहेगा बिंदु ओ के ऊपर या वृत्त के केंद्र बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी रहेगी बच्चों, 9√2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और दिशा कितनी रहेगी बच्चों, वो देखो सबसे मेन बात है, दिशा रहेगी हमारे पास में इस दिशा में, या तो बोल दो आप CD के समांतर, या बोल दो आप फिर BA के समांतर। ये ऊपर भुजाएं देखो BA, इसके समांतर रहेगी इस दिशा में, ठीक है ना। AB में लिख देना, BA लिखना, B पहले और A बाद में, इसके समांतर मतलब इस दिशा में, ठीक है ना। आप अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, शायद मैंने इतने ही क्वेश्चन डाले आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।